हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं आज अपने चैनल पर फिर से एक बार साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं फ्रेंड्स। जो ये इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है साइंस के, जो ये सभी परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। वो भले ही रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हो, या मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हो, यानी किसी भी राज्य सरकार चयन आयोग हो, या फिर सेंट्रल का कोई भी एग्ज़ाम हो, वे सभी में ये सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और ये प्रश्न वैसे हैं जो बार बार परीक्षा में फ्रेंड्स पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा, और विशेषकर अगर आप बिहार कर्मचारी चयन आयोग को तैयारी में हैं तब तो आप बिल्कुल इसको निस्संदेह पूरे अच्छी तरह इस वीडियो को देखिए फ्रेंड्स। एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी प्रकार का साइंस का, जीके का, जीएस का वीडियो लाते रहते हैं, जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप उसका फ़ायदा उठा सके फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये मैं साइंस का दूसरा वीडियो है फ्रेंड्स। मैं 1 से 45 तक में पहले वीडियो में मैं फ्रेंड्स इसका वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड्स, है ना। ये आपका मैं 46 से इस वीडियो में चलूँगा दोस्तों, है ना। 1 से 45 तक अगर आपने अब नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर ही आप अपलोड है वीडियो, उस वीडियो को देखें 1 से 45 तक। ये दूसरा वीडियो है साइंस का मेरा, जो 46 से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स ये प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जो आप देख सकते हो बार बार सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, बिना समय गंवाए अपनी पढ़ाई की ओर चले फ्रेंड्स। देखिए 46 क्वेश्चन क्या कर रहा फ्रेंड्स, जब हम रबड़ के गद्दे पर, फ्रेंड्स क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा आंसर। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेट जाते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए देख सकते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या विखंडन ऊर्जा। बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा, है ना। जो ऊर्जा पहले स्थिति है उस पर जब बैठते हैं, सोते हैं तो वो क्या होता है, मतलब आकार में परिवर्तन हो जाता है, फैल जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या करा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन है चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा या खिंचा हुआ धनुष। तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका क्या होगा? डी इसका सही आंसर है। खिंचा हुआ धनुष जो है इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता है, इसमें कौन ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 48। जब एक चल वस्तु की गति दोगुना हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? बता सकते हैं इसका आंसर। 48 का आंसर ऑप्शन देख सकते हैं, 2 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाएगी, समान रहती है, 3 गुना हो जाएगी। बताइए इसका सही आंसर। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं दोस्तों। तो 48 का आंसर इसका क्या है? बी होगा, 4 गुना हो जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है अब 49 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? मतलब द्रव न सृजन हो सकता है न विनाश हो सकता है, यह कौन सा नियम कहता है? ऑप्शन ए देखिए क्या कह रहा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ले सेटिलिए का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परासरण का नियम। तो बताइए 49 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बता सकते हैं अगर इसकी जानकारी हो तो। ए इसका राइट होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम।
अगला क्वेश्चन 50, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? देखते होंगे फ्रेंड्स, साइकिल जब चलाया जाता है तो जब कोई टर्निंग आता है तो झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन पढ़ सकते हैं, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा 50 का। तो फ्रेंड्स इसका 50 का राइट आंसर होगा बी। बी क्या है? वह झुकता है ताकि गुरुत्वाकेंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 51, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? जब दूध से क्रीम निकाला जाता है तो कौन सा बल लगता है? ऑप्शन से देख सकते हैं दोस्तों, क्या है इसका? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल या उपकेंद्री बल, है ना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, अपकेंद्री बल। दूध से क्रीम निकालने में जो बल लगता है उसको अपकेंद्री बल, यानी राइट आंसर ए इसका सही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? एक पत्थर है दोस्त और उसको चांद पर था, चांद से अगर वह पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका क्या होगा? ऑप्शन है, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, न द्रव्यमान और न भार बदलेंगे। तो 52 का बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 52 का सही आंसर होगा बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार मतलब जो पता है ना 1/6 का रूल, कि अगर कोई भी पदार्थ या वजन, किसी भी वस्तु का वजन अगर यहाँ पृथ्वी पर जितना होता है उसका 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं सारे क्वेश्चन जो है ये देख सकते हैं बीपीएससी, यूपीएससी, यानी सारे के सारे क्वेश्चन मैं उस प्रकार का लाया हूँ फ्रेंड्स जो आपको एग्जाम में बार बार रिपीटेड होता है क्वेश्चन। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और अभी तक अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए आगे क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहा आगे आपको। 53 कह रहा, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? अगर किसी लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति को अपना भार अधिक कब मालूम पड़ता है? ऑप्शन है, ए जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, सी समान वेग से नीचे आ रही हो, डी समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो बताइए 53 का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 53 का सही आंसर है बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, है ना फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 54 में देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों। 54 क्वेश्चन कहता है दोस्त, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, एक बार रिपीट कर लेंगे। जब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। ऑप्शन है, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति से नीचे। तो बताइए 54 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, त्वरण के साथ नीचे। देखते हैं फ्रेंड्स सारा के सारे परीक्षा में प्रश्न पूछे गए फ्रेंड, देख रहे हैं ना ये। तो क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक हैं? तो बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 55 का सही आंसर है दोस्तों 1/6, यानी 1/6 इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 56, लोलक की कालावधि, लोलक टाइम ऑफ पीरियड, लोलक की कालावधि है। ऑप्शन, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो 56 का सही आंसर बता सकते हैं आप लोग, बताइए। 56 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है।
दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और निश्चित आपको इससे आपको हेल्प मिलेगा दोस्तों परीक्षा में आप वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 57, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? ऑप्शन है गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, ऑप्शन बी कुंडल में घर्षण के कारण, सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो 57 का सही आंसर बता सकते हैं क्या है? 57 का सही आंसर है दोस्तों सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। देख रहे हैं दोस्तों सारे के सारे प्रश्न पूछा गया दोस्तों, मैं कोई अजूल फजूल क्वेश्चन में आपके सामने नहीं लेकर आया हूँ कि जिसके परीक्षा से कोई नाता रिश्ता ना हो। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन सब है दोस्त, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा बता सकते हैं? 58 का सही आंसर ऑप्शन है 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 58 का सही आंसर है बी, 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59। 59 क्या कर रहा है देख सकते हैं, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पावसो अनुपात, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो 59 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए इसका सही आंसर है पावसो अनुपात। क्वेश्चन नंबर 60, वर्षा के बूंद गोलाकार होती है क्यों? आप देखते होंगे दोस्तों जब वर्षा पानी में उसका बूंद पड़ता है तो गोला हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए है सतही तनाव के कारण, बी है वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, सी है गोल पृथ्वी के गुरुत्वा के कारण, डी है वर्षा जल की सायनता के कारण। तो 60 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, सतही तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है 61, तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है। आप देखते होंगे दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में जब दीपक जलता है तो शीशी में नीचे बाती लगा रहता है, उससे ऊपर में तेल पहुंचता है जिससे दीपक रोशनी देती है। तो दीपक में तेल जो ऊपर किसके कारण चढ़ता है? ऑप्शन है दाब अंतर, केशिका क्रिया, तेल की निम्न सायनता, गुरुत्वाबल। मतलब ये 61 का सही आंसर क्या होगा? तो 61 का सही आंसर बता सकते हैं दोस्तों, इसका बी इसका सही होगा, कोशिका क्रिया के कारण तेल दीपक की बत्ती में ऊपर की ओर उठता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 62। 62 देखिए क्या करा, सायनता का इकाई है, सायनता का इकाई है क्या है? ऑप्शन है प्वाइज, पास्कल, प्वाइजली, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 62 का सही आंसर क्या होगा? 62 का सही आंसर है ए, प्वाइज। 63, उत्प्लावकता, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज है, न्यूटन है, लुई पास्चर है, या डी कहता है इनमें सभी है। तो 63 का सही आंसर है दोस्तों ए, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो थे यह उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स। 64, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे किस देश से? ऑप्शन है ब्रिटेन से, जर्मनी से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ग्रीस से। तो 64 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बता सकते हैं? सही आंसर होगा डी, ग्रीस से, है ना। ये महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो थे वह ग्रीस से संबंधित थे, मतलब ग्रीस से थे हुए। देख रहे हैं फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर
पूरी तरह देखें और एक बार ना समझें तो कम से कम 2 बार 3 बार जरूर देखें दोस्तों वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 65, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अपप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। तो 65 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 65 का आंसर है बी, अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन 66, अवस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है। आपको पता होगा तरंग की तरंग जो होता है 3 हो, स्रव, अपस्रव और परास्रव। श्रव तरंग उसको कहते हैं जिसको हम सुन सकते हैं, पर अपस्रव और परास्रव को हम लोग मानव नहीं सुन सकता है। तो अवस्रव तरंग की आवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो 66 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 66 का आंसर होगा ए, 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है उसको अवस्रव तरंग कहते हैं, और 20 से 20,000 के बीच जो होती है उसको स्रव ध्वनि कहते हैं, और 20,000 से ऊपर जो होता है उसको परास्रव ध्वनि कहते हैं फ्रेंड्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 67, परास्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। अभी जस्ट मैं फ्रेंड बता रहा हूँ परास्रव कौन ध्वनि होते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज से अधिक, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो 67 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 67 का सही आंसर है ए, 20,000 से अधिक की जो ध्वनि है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक के ध्वनि को क्या कहते हैं? परास्रव। और 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको क्या कहते हैं? अवस्रव्य। और जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है जिसको मानव सुन सकता है उसको कहते हैं श्रव्य, है ना। श्रव ध्वनि पूछा जाए तो 20 से 20,000 के बीच, अवस्रव पूछा जाए तो 20 हर्ट्ज से कम, और परास्रव पूछा जाए तो 20,000 से अधिक। ये तीनों ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें से बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होता रहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 का रहा, ध्वनि तरंगे हैं क्या है? लंबवत, तिर्यक, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, कभी कभी लंबवत, कभी कभी तिर्यक। देखें दोस्तों ये सारे के सारे देख ही सकते हैं कितना एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो 68 का सही आंसर बताइए। 68 का सही आंसर होगा ए, लंबवत। ध्वनि तरंगे जो होती है लंबवत दिशा में चलती है दोस्तों। 69, श्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। जस्ट ऊपर मैं भी बताया था फ्रेंड्स कि श्रव तरंग किसको कहते हैं? जिसको मानव सुन सकते हैं, और श्रव तरंग होते हैं 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को श्रव कहते हैं, जिसको मानव सुन सकते हैं। तो 69 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, इसका सही आंसर होगा। 70 क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु जो है में ध्वनि की चाल कितनी है? 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगा? दाब बढ़ाकर कहता दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है 664 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड, 166 मीटर प्रति सेकेंड, या 100 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए लेकिन ध्वनि की चाल सेम रहेगी, मतलब 332 मीटर प्रति सेकेंड ही रहेगी दोस्तों। इसलिए 70 का सही आंसर बी होगा। 71, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। अब बताइए ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस चीज़ में होता है? ऑप्शन है वायु, निर्वात, जल, इस्पात। तो दोस्तों बताइए इसका 71 का सही आंसर होगा दोस्त इसमें इस्पात, है ना। देखिए इसमें ऑप्शन वैसे ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा दूसरा एल्युमिनियम में होता है दोस्तों, लेकिन वो ऑप्शन इसमें नहीं है। इसमें वायु, निर्वात, जल और इस्पात दे रखा है, इसीलिए इसका इसमें से अगर पूछा गया है तो इसमें से इसका सही आंसर इस्पात होगा दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। वायु में यानी हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? ऑप्शन एक है 330 मीटर प्रति सेकेंड,
220 मीटर प्रति सेकेंड, 110 मीटर प्रति सेकेंड या 232 मीटर प्रति सेकेंड। तो 72 का सही आंसर क्या होगा? 72 का सही आंसर होगा दोस्तों ए। इसका सही आंसर है 330 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 73, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में किसके संगत होगा? 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? ऑप्शन है ठीक, सुनी जा सकने वाली ध्वनि, बी कहता है साधारण वार्तालाप, सी गली के शोरगुल की आवाज़, डी किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल। तो 73 का सही आंसर क्या हो सकता है बताइए आप लोग? 73 का सही आंसर होगा दोस्तों इसका डी, इसका सही होगा किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 74, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, सितार समझते हैं ना, एक वाद्य यंत्र है, बांसुरी भी वाद्य यंत्र है, पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित के अंतर के कारण किया जा सकता है। अब कहा गया बांसुरी और सितार पर एक ही धुन कहता बजाया जा रहा हो तो उत्पन्न ध्वनि जो होगा निम्नलिखित के अंतर के कारण किया जा सकता है। ऑप्शन है तारत्व, प्रबलता और गुणता, बी केवल तारत्व और प्रबलता, सी केवल ध्वनि प्रबलता, डी केवल ध्वनि गुणवत्ता। तो 74 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी इसका सही होगा, केवल ध्वनि गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 75 का एक जेट वायुयान दो मैच के वेग से हवा में उड़ रही है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? बताइए क्वेश्चन 75 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 166 मीटर प्रति सेकंड, 66.4 मीटर, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है ना, और 3332 मीटर प्रति सेकंड या फिर 664 मीटर प्रति सेकंड। तो 75 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 75 का सही आंसर होगा दोस्तों इसका डी, इसका सही है डी, यानी 664 मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 करा डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग कहाँ होता है बताइए? 76 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो डेसिबल का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही है, ध्वनि की तीव्रता के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनित उत्पन्न करती है? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन है अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो 77 का सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही होगा, परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 78, सोनार, बहुत वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा कितना है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार एक यंत्र है, इसका किस चीज़ में प्रयोग होता है फ्रेंड्स? सोनार एक यंत्र है ना। तो 78 का बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी इसका सही है, नौ संचालकों द्वारा, मतलब समुद्र की गहराई की नौ संचालक कहाँ होता है? समुद्र में है ना। समुद्र की गहराई को मापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 79, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो 79 का सही आंसर बता सकते हैं दोस्तों? 79 का आंसर है बी, डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी, जब रेलगाड़ी जितनी पास आती है उतनी उसकी सीटी यानी आवाज़ की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा परिघटना के कारण होते हैं, मतलब ट्रेन जितनी पास आती है उसकी सीटी की आवृत्ति उतनी बढ़ती जाती है, या किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत, बी कह रहा है डॉपलर प्रभाव, सी कह रहा है चार्ल्स नियम, डी कहता है आर्किमिडीज का नियम। तो 80 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 80 का सही आंसर होगा बी, डॉपलर प्रभाव, है ना।
क्वेश्चन नंबर 81 क्या करा देख सकते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का समानता तापमान। केल्विन में अगर पूछा जाए कि केल्विन के तहत मानव शरीर का तापमान कितना होता है, ऑप्शन 280, 290, 300, 310। बताइए 81 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी इसका सही आंसर है। केल्विन में पूछा जाए दोस्त तो मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है ना। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, और डिग्री में सेल्सियस में पूछा जाए तो 36-37 पॉइंट के आसपास होता है फ्रेंड्स, है ना। तो केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होगा? 310 केल्विन होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मैं इसी प्रकार का वीडियो लाऊं जिसका फ़ायदा आपको लाभ मिल सके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 82, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? कितना तापमान होने पर कहता है पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? बताइए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 है -40 डिग्री, -40 डिग्री, 212 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री। तो 82 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 82 का सही आंसर है ए, -40 डिग्री। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? ऑप्शन -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। तो 83 का सही आंसर होगा, 83 का सही आंसर है ए, -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 84, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। आप देखिए किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होगा? देखिए यहाँ फ़ारेनहाइट है, यहाँ सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है। तो सेल्सियस में तो 98 होगा नहीं, तो ऑलरेडी गलत है। और फ़ारेनहाइट में जस्ट फ्रेंड अभी आपको बताए थे कि फ़ारेनहाइट जब पूछा जाए तो 98 फ़ारेनहाइट होता है ना। केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है, और सेल्सियस में पूछा जाए फ्रेंड्स तो डिग्री में, है ना, तापमान तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स। तो ये तीनों में अलग अलग होता है मान, है ना। केल्विन में 310, फ़ारेनहाइट पूछे तो 98, और ताप डिग्री में पूछे सेल्सियस में तो 37। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 85 क्या कर रहा है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। अब देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का ताप, फिर वही बात यहाँ पर है। ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ है यह है 37 डिग्री सेल्सियस, ये 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन में है। तो आप देखे थे केल्विन का मान कितना था? 310। अगर केल्विन में पूछेगा 310, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता फ्रेंड्स। तो 85 का सही आंसर होगा ए, 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 का रहा ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि आप देखते होइएगा कि ठंडी के समय में लोहे को छूने पर ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? तो बताइए 86 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 करा फ्रेंड्स आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संरचना क्या कहलाता है? ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन। तो 87 का सही आंसर क्या होगा? 87 का सही आंसर है बी, संवहन। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? अब नीचे ये द्रव का नाम दिया है, इसमें बताइए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऑप्शन है पारा, पानी, ईथर या बेंजीन। तो 88 का सही आंसर होगा दोस्त ए, पारा। पारा जो है वह ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है इस चारों में से फ्रेंड्स।
शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि आप देखते हैं ठंडे काल में, ठंडे में कपड़े पहनना जरूरी पड़ता है क्योंकि शरीर के तापमान को, टेम्परेचर को बना कर रखता है। क्यों ऐसा होता है? तो ऑप्शन समझिए। तो 89 का सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं? 89 का सही आंसर होगा दोस्तों डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। देखिए, हम लोग ठंडी में जितना कपड़ा पहनते हैं ना, तो कपड़ा हमें गर्मी नहीं देता है, गर्मी देता है हमारे शरीर के अंदर जो टेम्परेचर है, जब वही बाहर निकलता है ना, तो उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता है, कपड़ा से घेर कर उसको अंदर ही रख दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग को गर्मी महसूस होती है फ्रेंड्स, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 का रहा दोस्त, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ग्रीष्म काल समझते हो ना, गर्मी में कहा जाता है कि आप सफ़ेद कपड़ा पहनिए। क्यों इसकी सलाह क्यों दी जाती है, ऐसा क्या रीज़न है? ऑप्शन है वे, ऑप्शन ए कहता वे भद्र दिखते हैं, बी कहता उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, सी कहता सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, डी कहता यह एक परंपरा है। तो बता सकते हैं 90 का आंसर क्या होगा? सी, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो फिर से रिक्वेस्ट आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं और इसी प्रकार का वीडियो लाऊं, जीके का, जीएस का, साइंस का, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको दोस्तों सबसे पहले मिल सके और उस वीडियो को आप देख सकें फ्रेंड्स। तो इसके लिए प्लीज़ आप वीडियो को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 91 क्या करा देखिए, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। बताइए न्यून तापमानों का अनुप्रयोग कहाँ होगा? तो 91 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थान एवं दूरमीता, है ना। इसका आंसर 91 का डी, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 का रहा दोस्तों, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि आप देखते होइएगा दोस्तों, जिस रात में अगर हवा ज़्यादा होती है, तेज हवा हो, तो ओस नहीं बनता है, मतलब ओस नहीं गिरती है धरती पर। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कहता है वाष्पीकरण की दर तेजी होती है, बी कहता हवा में नमी कम होती है, डी कहता तापमान ऊंचा रहता है, डी कहता आकाश साफ नहीं होता है। तो 92 का आप सही आंसर क्या बताएंगे दोस्तों? ए, इसका 92 का ए ही इसका सही आंसर है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है ना। अगला क्वेश्चन है 93, ठोस 93 देखिए क्या करा फ्रेंड्स, 93 कह रहा आपका कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 93 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है वाष्पीकरण, बी कहता है हिमीकरण, डी कहता है पिघलना और डी कहता है ऊर्ध्वपातन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जो है देखते हैं ये बीपीएससी में पूछा भी गया फ्रेंड्स, है ना, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।